हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज पार्ट 110 के बारे में। और ये वीडियो दोस्तों आपके उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, कनिष्ठ सहायक, सभी एग्ज़ाम जो कि आगामी समय में आपके होने हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप इस क्लास को ज़रूर सीरियसली देखिए और इसके नोट्स बनाते हुए भी चलिए। और अगर आपने इससे पहले के 109 पार्ट दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो उनको भी आप जरूर देखते हुए चलें, क्योंकि इसमें हम हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं और उससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूं। तो रिवीजन की दृष्टि से भी आपके ये वीडियोस दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल कोर्सेज या डिटेल्स में उत्तराखंड को पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि किस चंद शासक ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। सोमचंद, भारती चंद, रुद्रचंद्र या फिर कल्याण चंद। तो दोस्तों भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए सोमचंद कौन थे? चंद राजवंश के संस्थापक थे। और चंद राजवंश के पहले राजा थे या पहले शासक कौन थे? सोमचंद थे, जिन्होंने चंद राजवंश की नींव रखी थी। भारती चंद दोस्तों चंद राजवंश के 35वें नंबर के शासक थे। कौन से नंबर के थे? 35वें नंबर के शासक थे। ठीक है। वहीं दोस्तों रुद्रचंद की बात करें तो रुद्रचंद दोस्तों जो आपका चंद राजवंश है उसके 45वें नंबर के शासक थे। और कल्याण चंद या बालो कल्याण चंद की बात करें तो ये चंद राजवंश के दोस्तों 44वें नंबर के शासक थे। तो डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत किसने नियुक्त किया था दोस्तों? भारती चंद ने अपना सामंत इसे नियुक्त किया था। आप कार्यकाल की बात करें तो भारती चंद का दोस्तों तो 1437 से लेकर के 1477 तक दोस्तों भारती चंद का कार्यकाल रहा है। चंद राजवंश के 35वें शासक थे। और दोस्तों एक और प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है, संपूर्ण कुमाऊं का पहला चंद शासक, क्या संपूर्ण कुमाऊं का, जो वर्तमान में जिसे हम कुमाऊं कहते हैं, उसका पहला चंद शासक कौन था दोस्तों? उसे भी भारती चंद के नाम से ही जाना जाता है। और चंद राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक, क्योंकि दोस्तों इससे पहले के जो शासक थे वह कहीं ना कहीं डोटी के राजाओं के अधीन शासन करते थे, लेकिन भारती चंद एक ऐसा शासक था जिसने डोटियों के खिलाफ में विद्रोह किया और डोटी देश को जीत के भी आया। 12 वर्षीय युद्ध इसने नेपाल या डोटी राज्य के साथ में लड़ा, इसी कारण दोस्तों, और वहां से जीत के भी आया था। इसी कारण चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक भी भारती चंद को ही कहा जाता है। और भारती चंद के पवाड़े जो हैं दोस्तों वह उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। और भारती चंद को दोस्तों एक पराक्रमी और साहसी राजा के रूप में भी जाना जाता है। और भारती चंद के पवाड़ों में दोस्तों भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनियान के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ठीक है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि कुमाऊं के किस शासक का संबंध कुमाऊं की वीरांगना भाग्या या भागा धौनियान के द्वंद्व युद्ध के रूप में मिलता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? भारती चंद। चंद राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक इसे कहा जाता है। चंद राजवंश में पहला शासक दोस्तों जिसने कुमाऊं में विद्रोह किया या डोटी राज्य पर आक्रमण किया या 12 वर्षीय युद्ध लड़ा दोस्तों, वह कौन था? वह भी हमारा भारती चंद था। पवाड़े इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। भागा धौनियान के साथ में इसके द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। इससे पहले के जो शासक थे वह नेपाल के डोटी राज्य को टैक्स देते थे, लेकिन भारती चंद ने डोटी पर हमला किया और डोटी वह जीत कर भी आया। 12 वर्षीय युद्ध इसने डोटी राज्य के साथ में लड़ा था। ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसने सीरा राज्य को भी जीता था। मल्लों से जो सीरा था उनका जो मल्ल लोग थे, ठीक है, वह सीरा क्षेत्र में वह मल्लों के अधीन था। तो मल्लू से दोस्तों इसने सीरा को अपने राज्य में मिलाया और उसे इसने पर्वत डोटी का देश नाम भी दिया। तो यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्वत डोटी का देश नाम देकर डोटी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारती चंद के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? सीरा में। सीरा राज्य जो कि हमारा वर्तमान का डीडी हाट के आसपास वाला क्षेत्र है दोस्तों, यह पहले मल्लों के अधीन रहता था, लेकिन उसके बाद में भारती चंद ने इसको जीतकर पर्वत डोटी का देश नाम देकर यहाँ पर डोटी साम्राज्य की भी स्थापना करी थी। और इसी कारण दोस्तों इसे पर्वत डोटी का देश नाम से भी सीरा क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है। ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। भारती चंद के समय पे दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब यह 12 वर्षीय युद्ध लड़ने नेपाल जा रहा था तो इसी बीच में जो 12 वर्षीय युद्ध के दौरान में बीच में कुछ हमारा
डोटियों की कुछ जातियां थी, उनके साथ में इनके सैनिकों ने संबंध बनाए थे, जिसके कारण जो भी पुत्र या पुत्रियों का जन्म हुआ उसे दोस्तों कहा जाता है नायक जाति। तो नायक जाति की उत्पत्ति दोस्तों जो कि वेश्याकृति कार्य हेतु प्रसिद्ध माने जाते हैं या वेश्याकृति कार्य में संलग्न माने जाते हैं, तो भारती चंद के समय ही दोस्तों नायक जाति की उत्पत्ति भी हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसी के सैनिकों ने जो अनविवाही महिलाएं थे उनके साथ में संबंध बनाए थे और उनसे जो उनकी संतानें हुई उन्हें नायक जाति के नाम से जाना जाता है, जो कि वेश्याकृति का कार्य करती थी। तो ये भी एक दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और पॉइंटों के बारे में भारती चंद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि भारती चंद का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो भारती चंद ने जब सीरा राज्य को अपने राज्य या चंद राजवंश में मिला दिया दोस्तों, तो इसने सीरा में किसको, डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था, ठीक है। इससे पहले बसेड़ा में दोस्तों कल्याण मल्ल का शासन हुआ करता था, लेकिन इसने कल्याण मल्ल को पराजित करके इस क्षेत्र को जीता और डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत यहाँ पर नियुक्त किया, ठीक है। और डुंगरा बसेड़ा ने भी यहाँ पर 1539 तक लगभग शासन किया था। उसके बाद में दोबारा से दोस्तों यह क्षेत्र फिर डोटी के राजा द्वारा, शासक द्वारा जीत लिया जाता है। फिर रुद्रचंद के द्वारा दोबारा से दोस्तों डोटी को यहाँ पर पराजित किया जाता है और दोबारा से सीरा राज्य पर अपनी विजय प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सीरा क्षेत्र जो वर्तमान का डीडीहाट वाला क्षेत्र है, इसे पर्वत डोटी का देश नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और रुद्रचंद ने दोस्तों सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त भी कराया था जब उसने दोबारा उसको जीता था, ठीक है। खेती खान ताम्रपत्र दोस्तों इंपोर्टेंट है, किससे संबंधित है, भारती चंद से संबंधित है, ठीक है। डोटी अभियान के दौरान नायक जाति की उत्पत्ति भी किस शासक के समय पे हुई थी, भारती चंद के ही समय पर हुई थी, ठीक है। और भारती चंद ने दोस्तों जब इसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था, तो इसका पहला पड़ाव जो था वह था कटुका नौला या कटकू नौला, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसका दूसरा पड़ाव था दोस्तों कौन सा, बाली चौड़, यह भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। और 12 वर्षों तक इसने लगातार वहां से युद्ध किया था, ठीक है। और मुख्यतः इसने डोटी की दास्तां से छुटकारा पाने के लिए या उनके द्वारा जो टैक्स लिया जाता था यहाँ के शासकों से, उससे छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। खेती खान ताम्रपत्र का संबंध भी इसी से है। हुड़ैती ताम्रपत्र जिसके तहत इसने एक गांव को दान में दिया था, वह भी दोस्तों किससे, भारती चंद से ही संबंधित है, ठीक है। बाकी नायक जाति की उत्पत्ति मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है नायक जाति की उत्पत्ति। और पर्वत डोटी का देश जो सीरा क्षेत्र, जो डीडीहाट वाला क्षेत्र इसने जीता था, ठीक है। और सीरा, सोर, गंगोली हाट, इसका थोड़ा बहुत क्षेत्र इसने डोटियों से छीन लिया था, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और डोटी राज्य पर आक्रमण करने वाले प्रथम शासक के रूप में भी दोस्तों किसको, भारती चंद को ही जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं भारती चंद के बारे में। तो भारती चंद का पोस्टमार्टम यहाँ पर हो गया है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न भारती चंद से दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इसने अपने, इसके पुत्र ने भी दोस्तों इसकी सहायता की थी। इसके बाद में 36वां शासक जो बनता है कौन सा, रत्नचंद, रत्नचंद की सहायता से इसने सीरा को जीता था, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि नायक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी और नायक सुधार अधिनियम कब से लागू किया गया था। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम में भी पूछा गया। अगला प्रश्न है कि बलभद्र शाह परमार वंश के किस क्रम का शासक था। तो बलभद्र शाह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये शासक था, परमार राजवंश के दोस्तों 43वें शासक के रूप में इसे जाना जाता है। 43वें नंबर का यह शासक था, ठीक है, जो कि 1575 से लेकर 1591 तक दोस्तों राजगद्दी पर बैठा था। इसी को बलभद्र शाह, बलराम शाह, राम शाह और बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसका पुत्र था दोस्तों, सहजपाल का यह पुत्र था, ठीक है। परमार राजवंश के 43वें शासक के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। परमार राजवंश का पहला शासक दोस्तों जिसे शाह की उपाधि से नवाजा गया था कौन था, बलभद्र शाह ही था। इससे और किसने इसको शाह की उपाधि दी थी दोस्तों, तो इसे शाह की उपाधि दी थी लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने। लेकिन दोस्तों अगर टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये टाइम पीरियड कहीं भी मैच नहीं होता है। लेकिन एक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि परमार राजवंश का पहला ऐसा शासक कौन था जिसे शाह की उपाधि दी गई थी या जिसने शाह की उपाधि लगाई थी, तो वो था दोस्तों कौन, बलभद्र शाह। कौन था, इससे पहले जो भी था चंद, चंद के नाम से चलता था, सहजपाल चंद या इस नाम से चलता था, अजयपाल, विजयपाल या पाल नाम से चलता था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों शाह की उपाधि कहाँ से शुरू होती है, बलभद्र शाह से ही आगे शाह की उपाधि शुरू होती है। इसके बाद में देखिए बलभद्र शाह हो गया, मान शाह हो गया, प्रद्युम्न शाह हो गया, श्याम शाह हो गया, सभी राजाओं के पीछे शाह आता है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बलभद्र शाह परमार राजवंश का जो 43वें क्रम का शासक था और पहला ऐसा शासक था परमार राजवंश का जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी। और इसे शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी के द्वारा दोस्तों बलभद्र पाल को बलभद्र शाह की उपाधि दी गई थी, यानी कि शाह की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों अगर बहलोल लोधी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप अकबर को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो परमार राजवंश का पहला ऐसा शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की थी कौन था दोस्तों, बलभद्र शाह था, ठीक है। और बलभद्र शाह का वर्णन हमें अकबरनामा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और बलभद्र शाह दोस्तों अपने बल एवं युद्ध प्रियता के कारण काफी प्रसिद्ध था। कवि देवराज ने दोस्तों बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन समोबली से की है, यानी कि भीम के बराबर बलवान के रूप में इसे जाना जाता है। इसी कारण भीमसेन
सेन समोबली से इसकी तुलना करी हुई है। किसने? आपका कवि देवराज ने अपनी पुस्तक गढ़वाल राज्ञा वंशावली में। ये भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। और सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने ही अपने नाम के आगे शाह की उपाधि को धारण किया था और इसके बाद से सभी शासक अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करने लगे। आपको याद रखना है परमार राजवंश का 43वां शासक था। 1575 से 1591 तक इसने शासन किया था। अब दोस्तों जो हमारा बलभद्र शाह है, इससे संबंधित एक पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, बधानगढ़ का युद्ध या फिर ग्वालदम का युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य में हुआ था और कब हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बनता है। तो इसके अंतिम समय के आसपास में दोस्तों कहीं कहीं आपको मिलेगा 1581 में और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1590 से 91 में। ठीक है, दोनों ही सन आप याद रख लीजिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कि ग्वालदम नामक स्थान में हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, जिसमें रुद्रचंद का एक प्रसिद्ध सेनापति या एक प्रमुख सेनापति पुरुषोपंत मारा गया था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि पुरुषोपंत किस युद्ध में मारा गया था? तो बधानगढ़ के युद्ध में या ग्वालदम के युद्ध में, जो कि 1590-91 में हुआ था। इसमें पुरुषोपंत मारा गया था, जो कि रुद्रचंद का एक काफी प्रसिद्ध सेनापति था। आप लोगों ने रुद्रचंद में पुरुषोपंत के बारे में पढ़ा भी होगा और मैंने भी पहले आपको पढ़ाया हुआ है। और इसके बाद में इस युद्ध में, ग्वालदम के युद्ध में या बधानगढ़ के युद्ध में हमारी कुमाऊनी सेना यानी कि रुद्रचंद की हार हो गई थी और बलभद्र शाह यहाँ पर जीत गए थे। बलभद्र शाह की मदद इसमें करी थी सुखाल देव ने, जो कि कत्यूरी शासक था, जो कि बागेश्वर के आसपास के क्षेत्र में निवास करता था। उसके बाद में सुखाल देव को हराता है दोस्तों कौन? रुद्रचंद सुखाल देव की हत्या करता है। उसके बाद में फिर लक्ष्मीचंद और मानसा का पैरेलल द्वंद्व चलता है दोस्तों। उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जो कि हमारा ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध हुआ था। याद रखना है 1581 या 1590 या 91 में युद्ध हुआ था। बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, गढ़वाल और कुमाऊनी सेना के बीच में दोस्तों। और इसी युद्ध में दोस्तों हमारा क्या हुआ था? पुरुषोपंत मारा गया था। ठीक है, और कुमाऊनी सेना की इस युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों फिर रुद्रचंद, फिर बैजनाथ का युद्ध होता है। इसके एक वर्ष बाद ही 1991-92 में फिर बैजनाथ का युद्ध होता है रुद्रचंद और सुखाल देव के बीच में, जिसको रुद्रचंद जीत जाता है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और बलभद्र शाह ने दोस्तों अपनी राजधानी श्रीनगर में प्रस्तर के विशाल राजभवन का निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख दोस्तों रामायण प्रदीप में भी किया गया है। ठीक है, और 1581 में दोस्तों आपको याद रखना है, 1581 में बलभद्र शाह ने अकबर के खिलाफ कटिहार के विद्रोह में क्या किया था? भाग लिया था। अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले पहले शासक के रूप में भी बलभद्र पालो या बलभद्र शाह को जाना जाता है। ठीक है, और बलभद्र शाह से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गढ़वाल से दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा किसके समय से शुरू हुई थी? तो गढ़वाल से दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा दोस्तों बलभद्र शाह के समय से ही शुरू हुई थी, क्योंकि बलभद्र शाह ने तराई भाबर में दिल्ली से भाग आए लोगों को पकड़ा और इसने उसको अकबर को भी सौंपा था। इस कारण दोस्तों यहाँ से प्रश्न आता है कि गढ़वाल से दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा किसके समय में शुरू हुई थी? तो बलभद्र शाह के समय पर ही शुरू हुई थी। ठीक है, 1581 या 90-91 में बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध। ठीक है, और राजदूत भेजने की प्रथा इसी के समय में शुरू हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। रुद्रचंद की हार होती है, पुरुषोपंत या पुरुषोत्तम पंत उसमें मारा जाता है। कवि देवराज ने इसकी तुलना भीम से करी हुई है। शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम यह शासक था, और इससे पहले एक शासक था कल्याण शाह, उसके नाम के आगे भी शाह लगा हुआ था, लेकिन प्रथम शासक इसी को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए इसमें ना शाह की उपाधि में बहलोल लोधी ही दोस्तों यूके ट्रिपल ने आंसर माना था। अगर बहलोल लोधी, परीक्षावाणी में भी बहलोल लोधी है, अगर बहलोल लोधी ऑप्शन में नहीं आएगा तो कार्यकाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टाइम पे अकबर का शासन था, तो आप अकबर को भी सही कर सकते हैं। अब अगर भक्त दर्शन का अलग मानना है, इसमें भक्त दर्शन कहते हैं कि औरंगजेब ने परमाणु को यह उपाधि दी थी, जो कि अब कहीं से कहीं तक फिर मैच नहीं करता है, लेकिन आयोग क्या होता है दोस्तों? आयोग बहलोल लोधी ही मानता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से बलभद्र शाह से याद रखने हैं। तो पोस्टमार्टम हो गया दोस्तों बलभद्र शाह का भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस परमार शासक के काल में 2 बार गोरखा आक्रमण हुआ था? प्रद्युम्न शाह, ललित शाह, भवानी शाह या मान शाह? तो ये तो दोस्तों बहुत सरल सा प्रश्न है, क्योंकि इन राजाओं में से देखिए ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यही होता है कि प्रद्युम्न शाह के समय पर ही गोरखाओं ने आक्रमण किया था। कब? 1590 में सबसे पहले आक्रमण किया था, फिर 1803-1804 के आसपास में करते हैं, 1591 में करते हैं। तो ये शासन इस टाइम पे कौन राजा था? प्रद्युम्न शाह ही था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब प्रद्युम्न शाह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संपूर्ण उत्तराखंड के अंतिम शासक के रूप में दोस्तों प्रद्युम्न शाह को जाना जाता है। ठीक है, और परमार राजवंश के 54वें शासक के रूप में भी इसी को जाना जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, परमार राजवंश का 54वां शासक कौन था? तो था दोस्तों कौन? प्रद्युम्न शाह, जो कि 1786 में परमार राजवंश की गद्दी पर बैठता है और 1804 तक दोस्तों ये शासक रहता है, और 1804 में ही फुलबुड़ा के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह को ही कहा जाता है, क्योंकि प्रद्युम्न शाह दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है आपका एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक था जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की राजगद्दी पर बैठा था या दोनों में उसने शासन किया था? वह था प्रद्युम्न शाह।
कुमाऊं में इसने प्रद्युम्न चंद के नाम से शासक किया था और गढ़वाल में इसने प्रद्युम्न शाह के नाम से दोस्तों शासन किया था। 1786 में यह परमार राजवंश की राजगद्दी पर बैठता है और 1804 तक दोस्तों ये यहाँ पे रहता है। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला ये शासक था। और बद्रीदत्त पांडे जी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपका प्रद्युम्न शाह था यह गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों का नरेश घोषित किया गया था। ठीक है। और मौला राम ने दोस्तों अपनी रचनाओं गढ़ गीता संग्राम और गढ़िका नाटक में पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह के बारे में कुछ बताया हुआ है, जिसमें उसने पराक्रम शाह के काली कर्तृत्व का भी पर्दाफाश किया है। तो यह प्रश्न बनता है कि गणगीता संग्राम या गढ़िका नाटक किसके द्वारा लिखित है? मौला राम के द्वारा लिखित है। ठीक है। और प्रद्युम्न शाह अपने भाई जयकीर्ति शाह को दोस्तों राजगद्दी से हटाकर शासन में बैठ आया था और परमार राजवंश की गद्दी के पर विराजमान हुआ था। ठीक है। संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम राजा दोस्तों इसे कहा जाता है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। परमार राजवंश के कौन से नंबर का शासक था? ये 54वें नंबर का यह शासक था। ठीक है। अब इनके बारे में दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं कि 1786 में पालीग्राम का युद्ध हुआ था हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच में। ठीक है। जिसमें हर्षदेव जोशी का साथ किसने दिया था? आपका प्रद्युम्न शाह के द्वारा दिया गया था। फिर दोस्तों आपका कुमाऊं में ये पैरेलली चलता है, फिर यह कुमाऊं से हटकर यहाँ गढ़वाल आ जाता है और इसी बीच में कुमाऊं पर आक्रमण होता है 1790 में। किसका? गोरखों का। उसी के एक वर्ष बाद दोस्तों गोरखों का पहला गढ़वाल में आक्रमण होता है। कब? 1791 में। तो जो ये प्रश्न पूछा गया ना कि क्या किस परमार शासक के काल में 2 बार गोरखा आक्रमण हुआ था, तो प्रद्युम्न शाह के समय पर हुआ था। कब? पहले गढ़वाल में 1791 में आक्रमण हुआ था गढ़वाल में। ठीक है। कुमाऊं में कब हो गया था? 1790 में कुमाऊं में आक्रमण हुआ गोरखाओं का दोस्तों। हवलबाग का युद्ध हुआ 1790 में ही, जिसमें कुमाऊं की सेना पराजित हो गई थी। कुमाऊं के जो चंद राजवंश के अंतिम शासक थे महेंद्र चंद, उस युद्ध में पराजित हो गए थे और कुमाऊं पर अधिकार हो गया था। किसका? गोरखों का। उसी के एक वर्ष के बाद दोस्तों प्रथम गोरखा आक्रमण गढ़वाल में होता है। कब? 1791 में, जिसमें दोस्तों गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और लंगूरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में लंगूरगढ़ का युद्ध भी दोस्तों इसको कहा जाता है, जो कि 1791 में हुआ था। फिर इसी बीच दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। 1791 में ही लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, जिसके तहत दोस्तों जो परमार राजवंश के शासक थे इसने नेपाल सरकार को 25,000 रुपये की धनराशि देना स्वीकार किया था। ठीक है। और इसके बाद में गोरखे यहाँ से छोड़कर चले गए थे। उसके बाद में दोस्तों दोबारा से गोरखे आक्रमण करते हैं। कब? 1803 में दोबारा से गोरखे आपका कहाँ पे? गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं फरवरी 1803 में। और उसके बाद में दोस्तों 14 मई 1804 को एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसे खुड़बुड़ा का युद्ध कहते हैं। यह डेट आपको याद रखनी है, 14 मई 1804 दोस्तों देहरादून स्थित खुड़बुड़ा के मैदान पर यह युद्ध होता है गोरखाओं के मध्य में और गढ़वाली सेना के बीच में, और जिसमें प्रद्युम्न शाह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ठीक है। प्रद्युम्न शाह की इसमें मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में दोस्तों परमार राजवंश का 1804 से 1815 तक विलुप्त हो जाता है और गोरखाओं का शासन रहता है कहाँ पे? गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक। फिर सुदर्शन शाह दोबारा से यहाँ पर 1815 में आता है और ब्रिटिश शासन उसके पैरेलल में चलता है। ठीक है। 2 बार गोरखा आक्रमण कब कब हुआ फिर गढ़वाल में? 1791 में और 1803 में। और गोरखों ने गढ़वाल को कब जीता? 1804 में जीता। गोरखों ने कुमाऊं को कब जीता? 1790 में जीता। कुमाऊं में कौन से युद्ध के पश्चात जीता? हवालाबाग के युद्ध के पश्चात में जीता। और गढ़वाल में कब जीता? गढ़वाल में 1804 में जीता, खुड़बुड़ा के युद्ध के पश्चात में। ये भी पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और गोरखाओं वाली सीरीज मैंने आपको स्पेशली बताई हुई है, तो वो सीरीज भी दोस्तों आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है। अब दोस्तों प्रद्युम्न शाह के टाइम पीरियड में बहुत चीज़ें हुई थी। देखिए आक्रमण तो मैंने आपको बताई थी, गृह युद्ध और गुटबंदी हुई थी। फिर दोस्तों एक आता है 51वीं 52वीं अकाल। 51वीं 52वीं अकाल। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, भयंकर प्राकृतिक त्रासदी के रूप में जिसे जाना जाता है, जो कि संवत 1851 1852 में आप ये कह सकते हैं 1794-95 में यह किसके समय पर आया था? यह भी प्रद्युम्न शाह के समय पर ही आया था। तो 51वीं 52वीं का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 51वीं 52वीं का संबंध दोस्तों क्या है? गढ़वाल क्षेत्र में जो भयंकर अकाल पड़ा था उससे है। ठीक है। फिर दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे या उत्तराखंड का सबसे तीव्रता का भूकंप, जो कि 9.0 तीव्रता का भूकंप था, यह भी कब आया था? 1803 में यह भूकंप आया था। और इस टाइम पे भी शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह ही था। ठीक है। और उत्तराखंड का इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप के रूप में इसे जाना जाता है। बद्रीनाथ इसका मुख्य केंद्र था गढ़वाल में। और इस भूकंप के बाद में ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल की मात्र 25 से 20% जनसंख्या ही शेष बची थी। राज्य में अकाल के कारण संकट हो गए थे, भूकंप के कारण संकट हो गए थे। प्रद्युम्न शाह की जो सेना थी वह आपका जो कुशल श्रमिक थे या कुशल सेना वो थे, वो आपदा और अकाल के कारण दोस्तों ग्रस्त हो गए थे, जिस कारण प्रद्युम्न शाह के बाद बीच में से पास में सेना भी नहीं थी। उसके बाद में इसने अपना, ऐसा कहा जाता है कि इसने अपना बहुमूल्य सिंहासन जो है वह सहारनपुर में बेचा था। उसके बाद में इसने गुज्जर और पुंडीर जातियों के सैनिकों को उधार के रूप खड़ा किया था और उसके साथ में इसने फिर गोरखाओं के साथ में युद्ध किया था, इसी कारण यह हार गया। ठीक है। अब दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी प्रद्युम्न शाह के बारे में ऐसा कहते हैं कि यह एक ऐसा शासक था जिसमें स्त्रीयोचित गुण थे। ठीक है। तो यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन से परमार शासक में स्त्रीयोचित गुण थे? तो वह दोस्तों प्रद्युम्न शाह में थे। ठीक है। और
इसी का भाई था एक पराक्रम सा, आपको याद रखना है, जिसे गढ़वाल का विलासी राजा मौलाराम ने बताया है अपनी पुस्तक गढ़गीता संग्राम या गढ़ी का नाटक में, ठीक है। और प्रद्युम्न शाह दोस्तों गोरखों के कारण युद्ध में शहीद हो गए थे, जिस कारण कभी कभी इन्हें गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रद्युम्न शाह के बारे में दोस्तों बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, तो परमार राजवंश की आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारी, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। 51वीं 52वीं अकाल इन्हीं के शासनकाल में आया था। 1803 में भयंकर भूकंप भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। गोरखाओं ने अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में सबसे पहले 1791 में आक्रमण किया, फिर 1804 में दोबारा से आक्रमण किया। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसने अपना बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई थी, उसके बाद भी यह युद्ध में हार गया। ये भी आपको याद रखना है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें यह हार गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ में कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन करने वाले अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। 1791 में दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। 51वीं 52वीं अकाल इसी के टाइम पीरियड पे आया था, संवत 1851-52 या फिर 1795 में, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली सभी याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में 1804 में इसकी फाइनली मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रद्युम्न शाह का भी हमारा पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है। प्रद्युम्न शाह परमार राजवंश का कौन से नंबर का शासक था दोस्तों? यह परमार राजवंश के 54वें नंबर का शासक था। कौन से नंबर का शासक था दोस्तों? 54वें नंबर का शासक था। अब यहीं से प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो ललित शाह था, यह इसके पिताजी के रूप में जाना था, ललित कुमार शाह, यह परमार राजवंश के कौन से नंबर का शासक था? तो यह परमार राजवंश के 52वें नंबर का शासक था, ठीक है। मान शाह की बात करें दोस्तों, तो मान शाह परमार राजवंश के 44वें नंबर का शासक था, ठीक है। श्याम शाह 45वें नंबर का था, ठीक है। और भवानी शाह का टाइम पीरियड दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है, तो भवानी शाह का टाइम पीरियड आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और भवानी शाह तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो टिहरी रियासत में था यार, ठीक है। टिहरी रियासत का दूसरा शासक था, यानी कि आप ये कह सकते हैं यह जो भवानी शाह था, यह परमार राजवंश का कौन से नंबर का शासक था? तो ये परमार राजवंश का दोस्तों 56वें नंबर का शासक था। कौन? भवानी शाह 56वें नंबर का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य में हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो राज्य में दोस्तों जो आपका हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज है दोस्तों, यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। हरि सिंह थापा का संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो हरि सिंह थापा का संबंध आपको याद रखना है, इनका संबंध था दोस्तों किससे? बॉक्सिंग से, ठीक है। बॉक्सिंग से या मुक्केबाजी से इनका संबंध था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि हरि सिंह थापा का संबंध किससे था? तो मुक्केबाजी से दोस्तों इनका संबंध माना जाता है। किसका? हरि सिंह थापा का। अब यहीं से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा बनता है हरि सिंह थापा के बारे में ही कि भारतीय बॉक्सिंग के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय बॉक्सिंग के पितामह के रूप में दोस्तों हरि सिंह थापा जी को ही जाना जाता है, भारतीय बॉक्सिंग के पितामह के रूप में। और एशियाई खेलों में सर्वप्रथम रजत पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे मुक्केबाजी में? तो वह भी कौन थे? हरि सिंह थापा ही थे। ये भी आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ जनपद के मूलतः यह निवासी थे। इन्होंने 4 राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी जीता था, ठीक है। इसी कारण इन्हें भारतीय बॉक्सिंग का पितामह भी कहा जाता है। ये आपको डायरेक्टली पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं, ठीक है। हरि सिंह थापा, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न कभी कभी बनता है, पद्म बहादुर मल्ल का संबंध किससे था? तो पद्म बहादुर मल्ल का संबंध भी दोस्तों किससे था? बॉक्सिंग से ही था। और एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? वह थे पद्म बहादुर मल्ल, ठीक है। जयदेव बिष्ट का संबंध भी दोस्तों मुक्केबाजी से ही था। और जो आपका दिलीप कुमार पौरी थे, उनका संबंध भी मुक्केबाजी से था। खीमानंद बेलवाल का संबंध मुक्केबाजी से था। संतोष सिंह का संबंध इससे था। राजेंद्र सिंह पुनेला का संबंध भी मुक्केबाजी से ही माना जाता है। और नरेंद्र सिंह बिष्ट जो कि पिथौरागढ़ से संबंधित है, इनका संबंध भी मुक्केबाजी से माना जाता है। धर्मचंद का संबंध भी दोस्तों मुक्केबाजी से ही माना जाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज दोस्तों यह भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कुमाऊं में लिखित साहित्य की शुरुआत दोस्तों कब से मानी जाती है? तो कुमाऊं में दोस्तों लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है 1800 ईस्वी के बाद से, ठीक है। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है अगर कि गढ़वाल में लिखित साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो गढ़वाल में लिखित साहित्य की शुरुआत दोस्तों 1750 ईस्वी के बाद से मानी जाती है, ठीक है। और सामान्यतः जो गढ़वाल में 1750 ईस्वी से लिखित साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गढ़वाल में भी 1800 के बाद से ही दोस्तों हमारा क्या हुआ था, गढ़वाली में लिखित साहित्य का विकास हुआ था। और यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए कि कुमाऊं में लिखित साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1800 ईस्वी के बाद में मानी जाती है, ठीक है। और कुमाऊनी के जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी ने अपनी पुत्रिका गुमानी ज्योति में यह लिखा हुआ है कि इसके 1800 ईस्वी के बाद से लिखित साहित्य की मूलभूत दोस्तों शुरुआत हुई थी। इससे पहले दोस्तों ये कहते हैं कि जो चंद राजा
थोर अभयचंद था, उसका भी कुमाऊनी भाषा में लिखित एक ताम्रपत्र मिला है जो कि 10वीं सदी के आसपास का है। इसी के साथ में दोस्तों एक दिगांश अभिलेख मिला हुआ है जो कि कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना प्रस्तुत करता है। 1105-6 ईस्वी के आसपास का यह है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में जो मूलभूत हम कह सकते हैं कि कुमाऊनी में रचनाओं का सिलसिला कब से शुरू हुआ, या मुख्यतः जो लिखित साहित्य की शुरुआत हुई थी वह 1800 ईस्वी के बाद में ही हुई थी, जिसमें गुमानी पंत, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी, गंगादत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, ज्वालादत्त जोशी, दिलाधर जोशी आदि जो प्रसिद्ध हमारे क्या होते साहित्यकार रहे थे। और कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि या सबसे पहले कवि के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? गुमानी पंत को जाना जाता है, गुमानी पंत को जाना जाता है। और गुमानी ज्योति नामक पत्रिका किसकी थी? ये थी योगेश चतुर्वेदी की, ठीक है। गुमानी पंत का मूल नाम क्या था दोस्तों? लोकरत्न पंत या लोकनाथ पंत इनका मूल नाम था। इन्होंने संस्कृत, कुमाऊनी और नेपाली में क्या लिखी थी? अपनी रचनाएं करी थी। और उत्तराखंड के प्रथम या कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि या प्रथम कवि के रूप में दोस्तों गुमानी पंत को जाना जाता है। तो याद रखना है कुमाऊं में लिखित साहित्य की शुरुआत दोस्तों 1800 ईस्वी के बाद से मानी जाती है, ठीक है। और प्रसिद्ध कौन थे? गुमानी पंत थे, और कृष्ण जोशी, चिंतामणि जोशी, गंगादत्त उप्रेती, ये सब कुछ क्या थे, ठीक है। और दोस्तों कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1850, ठीक है। और गढ़वाली साहित्य पूछा जाता, तो गढ़वाली में लिखित साहित्य की शुरुआत 1750 ईस्वी के बाद मानी जाती है। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वो है A.R. गिल। कौन है? A.R. गिल की पुस्तक है क्या? वैली ऑफ दून। याद रखना है, इंपोर्टेंट दोस्तों ये पुस्तक है। प्रद्युम्न शाह का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। प्रद्युम्न शाह का नाम भी हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों जिम कॉर्बेट की भी कुछ पुस्तकें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। मैन इटन्स ऑफ कुमाऊं, क्या? मैन इटन्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट ही है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, यह भी पुस्तक किसकी है? जिम कॉर्बेट की ही है। मेरा हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक भी जिम कॉर्बेट हैं। कुमाऊं के नरभक्षी पुस्तक के लेखक भी जिम कॉर्बेट है, ठीक है। इसी के साथ जीती जागती कहानी जंगल की, इस पुस्तक के लेखक भी जिम कॉर्बेट है। और दैवी शेर तथा कुमाऊं के अन्य नरभक्षी, यह पुस्तक भी जिम कॉर्बेट की ही है। तो जिम कॉर्बेट की पुस्तकें याद रखें, मैन रिटर्न्स ऑफ कुमाऊं, लेपर्ड्स ऑफ रुद्रप्रयाग या रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, मेरा हिंदुस्तान, दैवी शेर तथा कुमाऊं के अन्य नरभक्षी, कुमाऊं के नरभक्षी और जीती जागती कहानी जंगल की, ये इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। सरमन ओकले की दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ई सरमन ओकले की, क्या? होली हिमालय, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, याद रखना है। यह पुस्तक भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे दोस्तों रस्किन बॉन्ड की भी कुछ पुस्तकें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या? बुक ऑफ नेचर, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो द्रेरा, यह भी दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। लंडोर डेज काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, लंडोर डेज किसकी? रस्किन बॉन्ड की। द रूम ऑफ द रूफ, यह भी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक इनकी मानी जाती है। द इंडियन घोस्ट एक पुस्तक है, यह भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। लोन फॉक्स डांसिंग जो कि इनकी आत्मकथा है, यह भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? A.R. गिल। तो सभी की प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैली ऑफ दून A.R. गिल की पुस्तक है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है, ठीक है। तो देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध दोस्तों माना जाता है किससे? शिक्षा के क्षेत्र से दोस्तों यह संबंधित है, ठीक है। और बच्चों को फ्री में शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा से संबंधित यह योजना है दोस्तों, कौन सी? देवभूमि मुस्कान योजना। और इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2009 से दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। क्या? देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो देवभूमि मुस्कान योजना जो कि निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित यह योजना है, जिसकी शुरुआत दोस्तों मानी जाती है कब से? आपका 2009 से दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी, डायरेक्टली आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए उत्तराखंड की योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको उत्तराखंड की योजनाएं अच्छी तरीके से कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षा से संबंधित योजनाएं पूछी जाती हैं, स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं पूछी जाती है, पर्यावरण से संबंधित योजनाएं पूछी जाती हैं, विज्ञान से संबंधित योजनाएं पूछी जाती हैं, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यह योजना शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित ही कुछ अन्य योजनाएं भी हैं। एक तो हो गया देवभूमि मुस्कान योजना जो कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के लिए। एक थी दोस्तों आरोही परियोजना। आरोही परियोजना का संबंध भी शिक्षा से था, जो कि 2002 में दोस्तों 19 मई 2002 को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों को यह आरोही परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। एक था शिखर परियोजना,
ठीक है। शिखर परियोजना भी शिक्षा से संबंधित थी। इसकी स्कूल चलो अभियान दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2000 जब हम बच्चे थे ना स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे भी स्कूल चलो अभियान, एक पेंसिल के ऊपर एक बच्चा यहाँ बैठे रहता था, वही स्कूल चलो अभियान कब 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया था। ठीक है। इसी के साथ में शैलेश मटियानी पुरस्कार जो कि शिक्षकों या शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, यह भी शिक्षा संबंधी एक योजना आप कह सकते हैं। ठीक है। बाकी देश को जानो योजना, ये भी शिक्षा संबंधी एक योजना है। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना दोस्तों जो है रक्षाबंधन 2019 से यह शुरू हुई थी, टॉपर को स्कॉलरशिप देने के लिए, यह भी दोस्तों क्या है शिक्षा संबंधी योजना है। तो इतनी जो है शिक्षा संबंधी योजनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है। और दोस्तों योजनाओं के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक और वीडियो बनाना होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपसे मैं यहाँ से पूछता हूँ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई थी? ये प्रश्न तो यार फेवरेट है, आज तक 25 से 30 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं में डबल लॉक व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? 1924, 1815, 1824 या फिर 1932? तो कुमाऊं में दोस्तों डबल लॉक व्यवस्था शुरू हुई थी 1824 से। ठीक है। और किसके द्वारा कुमाऊं में डबल लॉक व्यवस्था को शुरू किया गया था दोस्तों? तो कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा दोस्तों, जो कि दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे, उनके द्वारा डबल लॉक व्यवस्था को शुरू किया गया था। कब? 1824 में। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है। मतलब उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ट्रेल को ही कहा जाता है दोस्तों, राजस्व पुलिस का जन्मदाता। ठीक है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था परमानेंट रूप से किसके टाइम से लागू हुई थी? वह लागू हुई थी दोस्तों आपका हेनरी रैमजे के समय से। ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी, ठीक है, जिस पर अभी विवाद भी काफी चल रहा है। पटवारी के पद का सृजन भी दोस्तों किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। कब? 1819 में। तो 1819 में ट्रेल के द्वारा सर्वप्रथम पटवारी के पदों का सृजन किया गया था राजस्व को इकट्ठा करने के लिए। इसी कारण दोस्तों राजस्व पुलिस के जन्मदाता के रूप में भी ट्रेल को ही जाना जाता है। ठीक है। 1824 में दोस्तों इसने डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है। और ट्रेल दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था। 1817 में यह इसके परमानेंटली कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है। पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो था दोस्तों ई गार्डनर। उसके बाद में कौन बना? ट्रेल। अब ट्रेल के द्वारा दोस्तों बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। डबल लॉक व्यवस्था शुरू की जाती है कब? 1824 में। 1819 में ट्रेल पटवारी के पदों का सृजन करता है, राजस्व पुलिस को जन्म देता है। उसके बाद में दोस्तों 1821 में ट्रेल कुमाऊं का सर्वप्रथम प्रशासनिक विभाजन कराता है और उत्तराखंड में पट्टी और परगनों का निर्धारण भी दोस्तों ट्रेल के द्वारा कराया जाता है। 1822 में दोस्तों ट्रेल के द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना की जाती है। कब? 1822 में। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रोफेसर जो ग्लिन आया था वह कुमाऊं आया था, किसके लिए? ट्रेल के कार्यों की समीक्षा के लिए। ट्रेल के द्वारा ही दोस्तों क्या खच्चर सेना का गठन किया जाता है। ठीक है। ये खच्चर सेना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। कुली बेगार को बंद करने के लिए प्रोफेसर ग्लिन के सुझावों के बाद में इसने खच्चर सेना का गठन किया था। ठीक है। और यह प्रश्न भी दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है। और खच्चर सेना का गठन कब किया था इसने? दोस्तों 1822 में इसने किया गया था, खच्चर सेना का गठन किया था कुली बेगार प्रथा को बंद कराने के लिए। अब कहीं कहीं 1822 भी है दोस्तों, कहीं कहीं किताबों में आपको ये 1823 भी देखने को मिलेगा खच्चर सेना वाला पॉइंट। ठीक है। तो आप ये दोनों को ही फिलहाल नोट करते हुए चलें। ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर बात करें ट्रेल के बारे में तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही की जाती है। 1827 में दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जेल की स्थापना, अब कहीं कहीं 1850 भी मिलेगा पौड़ी गढ़वाल जेल की स्थापना, ये भी ऐसा कहा जाता है कि ट्रेल के द्वारा की जाती है। आबकारी विभाग की स्थापना दोस्तों कब? 1822 में। 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना भी ट्रेल के द्वारा ही की जाती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। जार या उपप्रति प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। कब? 1817 में, जिसमें पत्नी के विक्रय तथा विधवा को उसके पति या परिवार द्वारा बेचे जाने की प्रथा को समाप्त भी ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। जार प्रथा का अंत 1829 में ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। ट्रेल पास दर्रे की खोज दोस्तों 1830 के आसपास में ट्रेल पास दर्रे की खोज ट्रेल के द्वारा की गई थी, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। ठीक है। चाय के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध विशप हेबर ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी 1824 में, ये भी ट्रेल के कार्यकाल में ही की थी। ठीक है। और अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में पहला चाय बागान लगाया गया था। जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करने की व्यवस्था 1828 में ट्रेल के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है। और बद्रीनाथ और केदारनाथ में सड़कों का निर्माण किसने कराया था? ट्रेल के द्वारा ही कराया गया था, जिस कारण ट्रेल के ऊपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगा था। ट्रेल के द्वारा ही दोस्तों सती प्रथा का भी अंत कराया गया था उत्तराखंड में, ऐसा कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत उत्तराखंड में कब किया और किसके द्वारा किया था? ट्रेल के द्वारा 1830 में किया गया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों ट्रेल से संबंधित, रेगुलेशन टैक्ट ये लाया था। ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें थी दोस्तों इसके बारे में। इसके कार्यकाल को न वकील, न अपील, न दलील के कार्यकाल की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये सारे प्रश्न आपको इनसे संबंधित याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। जैसे कि आबकारी विभाग की स्थापना हो गया, पटवारी पदों की स्थापना हो गया, अल्मोड़ा जेल की स्थापना हो गया, खच्चर सेना का गठन हो गया, बाकी
आबकारी विभाग की स्थापना बताई थी मैंने आपको 1822 में। खच्चर सेना का गठन हो गया 1822 या 23 में, कहीं कहीं 22 है, कहीं कहीं 23 है, कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है। और आधुनिक हल्द्वानी के संस्थापक के रूप में भी ट्रेल को जाना जाता है, ठीक है। 1834 में इसने हल्द्वानी की स्थापना की थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ट्रेल का भी हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 39वां या आज का नवा, कि अधिया के आधार पर खेती करने वाले क्या कहलाते थे। तो अधिया के आधार पर दोस्तों खेती करने वाले कहलाते थे क्या? सांझी। क्या कहलाते थे? सांझी कहलाते थे, ठीक है। अब परमार राजवंश में दोस्तों प्रयुक्त ये कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है। ये कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है। इनके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा डिटेल्स वाली, ठीक है। जिसमें से दोस्तों हलिया कौन होता था? हलिया होता था बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए जो व्यवस्था थी उसे हलिया कहा जाता था, जिसमें हल लगाने वाले को भी दोस्तों हलिया कहते हैं। लेकिन परमार राजवंश में जो बड़े खेत होते थे या बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए जो व्यवस्था थी उसे हलिया व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। सांझी कौन होते थे? अधिया के आधार पर खेती करने वाले वो क्या कहलाते थे? सांझी कहलाते थे, जो कि अधिया के आधार पर खेती करते थे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों सदावर्त क्या होता था? सदावर्त या गूंठ आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए या तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए जो अनुदान दिया जाता था उसे कहते थे सदावर्त, ठीक है। सदावर्त कहते थे, ठीक है। सदावर्त भूमि भी आपने सुना होगा, जिसे गूंठ भूमि कहते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसे सदावर्त भूमि या गूढ़ भूमि कहते हैं। और सदावर्त जो शब्दावली थी इसका प्रयोग भी धर्मार्थ कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता था, जैसे कि तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था दोस्तों इसमें की जाती थी, ठीक है। और गूंठ भूमि होती थी या विष्णुप्रीति भूमि होती थी जो कि मंदिरों को दान में दी जाती थी, यह भी धर्मार्थ कार्यों हेतु ही दान में दी जाती थी, ठीक है। कमीण कौन होता था दोस्तों? कमीण और सयाना तो आपको बताइए जो कार्य करने वाले होते थे उन्हें कमीण या सयाना फिर कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। एक प्रधान होता था जो कि आपका वंशानुगत पद था, ठीक है। और मेनली राजस्व इकट्ठा करने के लिए भी प्रधान की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। ऐसे कमीण होते थे जो कि राजस्व वसूली का कार्य करते थे, ठीक है। इन्हीं को थोकदार भी कहते थे, कमीणों को ही थोकदार, सयाना या कमीण, ये तीनों एक ही शब्द हैं दोस्तों, जो कि मेनली राजस्व वसूली का कार्य करते थे। ऐसे चौपदार होते थे, राजा के साथ चांदी का दंड लेने वाले, वह चौपदार कहलाता था, ठीक है। हलिया मैंने आपको बता दिया जो बड़े भूस्वामी में खेतों में काम करने की व्यवस्था थी, ठीक है। थात मतलब भूमि होता था, थातवान मतलब भूमि का स्वामी होता था, खैकर होता था एक जो थातवान के कृषक होते थे, भूस्वामी के जो कृषक होते थे उन्हें खैकर कहा जाता था, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका बेनाप भूमि होती थी, वेस्टलैंड जिसे कहते हैं। केसर हिंद भूमि होती थी जो बंदर भूमि जहाँ कभी खेती न की गई हो उसका स्वामित्व जो होता था राज्य सरकार के पास होता, जिसे केसर हिंद भूमि कहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों जो कि मैं आपको कभी बाद में डिटेल्स में बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या इसके ऊपर कोई वीडियो बनानी है तो मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगला और दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस टिहरी शासक के द्वारा टिहरी में आधुनिक वेधशाला का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो दोस्तों कीर्ति चंद के द्वारा टिहरी में आधुनिक वेधशाला का निर्माण कराया गया था, ठीक है। कीर्ति चंद नहीं, कीर्ति शाह के द्वारा, ठीक है। कीर्ति शाह दोस्तों परमार राजवंश के 58वें नंबर के शासक थे और टिहरी रियासत के दोस्तों कौन से नंबर के शासक थे? तीसरे नंबर के शासक थे, ठीक है। कौन से नंबर के शासक थे? टिहरी रियासत के दोस्तों चौथे नंबर के शासक थे। देखिए टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे सुदर्शन शाह, दूसरे शासक थे आपका भवानी शाह, तीसरे शासक थे प्रताप शाह और चौथे शासक थे आपके कौन दोस्तों? कीर्ति शाह, जो कि परमार राजवंश के दोस्तों 58वें नंबर के शासक थे। 1892 से लेकर के दोस्तों 1913 तक दोस्तों यह राजगद्दी पर बैठे थे। इन्हें राजर्षि कीर्ति शाह की उपाधि भी दी जाती है। टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल भी दोस्तों कीर्ति शाह के शासनकाल को ही कहा जाता है। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी दोस्तों? तो राजमाता गुलेरिया इनकी क्या थी? संरक्षिका थी। और इनके प्रारंभिक संरक्षक थे कौन? विक्रम शाह। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों। और अंग्रेजों ने दोस्तों कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। याद रखना आपको, अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, सर की उपाधि भी दी थी, KCSI की उपाधि दी थी और CSI की उपाधि भी दी थी और नाइट कमांडर की उपाधियां भी दी थी। तो प्रश्न बनता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई, सर की उपाधि किसको दी गई, KCSI की उपाधि किसको दी गई, CSI की उपाधि किसे दी गई, नाइट कमांडर की उपाधि किसे दी गई? तो कीर्ति शाह को ही दी गई थी। और टिहरी में आधुनिक वेधशाला का निर्माण भी दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? कीर्ति शाह के द्वारा ही कराया गया है। टिहरी में दोस्तों बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी किसके द्वारा कराएगी? कीर्ति शाह के द्वारा ही कराई गई। टिहरी की जनता को सर्वप्रथम बिजली की सुविधा से किसने अवगत कराया या बिजली सुविधा का निर्माण किसने कराया यहाँ पे? वह भी कीर्ति शाह ने ही कराया था, ठीक है। और विदेशों से संयंत्र खरीद कर इसने यहाँ पे वेधशाला की स्थापना कराई थी। टिहरी घंटा घर का निर्माण 1897 में किसने कराया था दोस्तों? यह भी कीर्ति शाह ने ही कराया था, ठीक है। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना भी 1897 में कीर्ति शाह ने ही कराई थी, ठीक है। और टिहरी में दोस्तों यमुना में हिबेट ब्रिज का निर्माण भी कीर्ति शाह के द्वारा ही कराया गया।
कीर्तिनगर शहर की स्थापना करके कीर्तिनगर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। कीर्तिनगर शहर की स्थापना भी 1896 में कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। 1896 में कीर्ति शाह के द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी दोस्तों कीर्ति शाह के ही द्वारा कराया गया था। सर्वप्रथम सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन दोस्तों टिहरी रियासत में किसके द्वारा कराया गया था? परमार राजवंश में, तो वह भी कीर्ति शाह के द्वारा ही सर्वप्रथम दोस्तों सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। ठीक है, और 1903 में इसने दोस्तों टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त भी कराया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे सर और KCSI की उपाधि दी थी। कब? 1903 में। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा कीर्ति शाह की दोस्तों बहुत तारीफ की जाती थी और यहाँ तक कहा गया कि कीर्ति शाह जैसे अगर राजा भारत में रहे तो भारत बहुत तरक्की करेगा। इस टाइप से भी स्टेटमेंट अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, बाकी स्वामी रामतीर्थ जब टिहरी गढ़वाल में 1902 में किसके समय पर आए थे? इन्हीं के समय पर आए थे। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और इसके द्वारा न्यायालयों का पुनर्गठन कराया गया था, प्राइमरी पाठशालाएँ खुली गई थी और पटवारी और धर्मशालाओं आदि का निर्माण कराया गया था, बिजली से अवगत कराया गया था और भाषाओं के प्रखंड विद्वान के रूप में इसे जाना जाता है। मेयो कॉलेज से इसने शिक्षा प्राप्त की थी और भी कई सारे पॉइंट है दोस्तों कीर्ति शाह के बारे में। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, परमार राजवंश वाली प्लेलिस्ट पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कीर्ति शाह के बारे में जो बेसिक सी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दिया दोस्तों। और कीर्ति शाह ने झूठा मारने और वेड वार्ता जैसी कुप्रथाओं का भी अंत किया था। तो प्रश्न बनता है भी कि झूठा मारने और वेड वार्ता जैसी प्रथाओं का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। और कीर्ति शाह को राजर्षि की उपाधि किसने दी थी? तो कीर्ति शाह को दोस्तों राजर्षि की उपाधि दी थी किसने? भक्त दर्शन ने। ठीक है, और टिहरी रियासत का सर्वाधिक योग्य और कुशल आचरण वाले शासक के रूप में भी कीर्ति शाह को ही जाना जाता है। इतने सारे पॉइंट आपको कीर्ति शाह से दोस्तों याद रखने हैं। अब आपके दोस्तों होमवर्क के 2 क्वेश्चन है कि रूरल लिटिगेशन एंड इंटरटेनमेंट का गठन किसके द्वारा किया गया और किस जनपद में सूर्य सृष्टि का मेला आयोजित होता है? इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपको आज की ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का बैच कोई भी नहीं लिया हुआ है तो प्रैक्टिस सेट्स को दोस्तों जरूर लगा लें, वहाँ से बैच को परचेज कर लें। खासकर जो उत्तराखंड का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वाला बैच है दोस्तों और हिंदी का जो टॉपिक वाइज वाला बैच है वो आपके रिवीजन की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा और रिवीजन भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।